मेरे माइक पर आते ही आप सब लोग ऐसे क्यों खामोश हो गए हैं जैसे मैं ही सिलेंडर ब्लैक करता हूं। अच्छा यार, बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं ही रोहिंग्या हूं। भाई थोड़ी ढंग की तालियां बजती हो तो एक बार बजा भाई दीजिए, बजाए मैं भाई, शुरू होता हूं। बहुत अच्छे। इसका वॉल्यूम सही करो मेरे भाई, ट्राई। आइए, मैं पहली बार आपके बीच हूं, मैं पहला कवि हूं। कार्यक्रम अच्छा होगा, लेकिन ये कार्यक्रम केवल एक चीज से चलेगा, वो आप लोगों की तालियां हैं। बहुत सारे लोग भीड़ में अब भी ऐसे फंसे हैं जिन्होंने इतना कहने के बाद भी ढंग से ताली नहीं बजाई है। वो अब भी नहीं बजाएंगे। कुछ के चेहरों पर ऐसी उदासी है जैसे उनकी पत्नी ने आज ही नीला ड्रम खरीदा हो। बहुत सारे तो ऐसे बैठे हैं जैसे उनकी नई नई शादी हुई हो, पत्नी मायके में हो और विदाई के पहले ही लॉकडाउन लग गया हो। आपको उन बड़े लोगों से सीखना चाहिए जो पत्नियों के साथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। वाह। क्योंकि सर, जब भी कोई पत्नी के साथ बैठ के मुस्कुराता है तो मुझे थोड़ा भ्रम होता है। मुझे लगता है कि या तो पत्नी नई है या फिर इसकी नहीं। तो मैं अच्छा, तालियां जोरदार बजा दीजिए थोड़ा सा। बहुत अच्छे आदित्य। मुझे भी आप अच्छे से सुनिएगा। मेरी सिर्फ हेयर स्टाइल ही शशि थरूर से मिलती है, बाकी मैं चरित्रवान व्यक्ति हूं। आज 2-3 आश्चर्य एक साथ हैं। महिलाएं इतनी बड़ी मात्रा में हमको सुनने के लिए आई हैं। मैं भीड़ में देख रहा हूं, अन्यथा महिलाएं किसी की सुन लें। जो 2-4 कूट के तालियां बजी हैं, इन तालियों में दर्द छलक रहा है। अच्छा है भाई। ये गवाह है अंकल, इतिहास गवाह है हमारा। भारत की महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद ये कहती हैं कि मैंने तो आजकल इनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया है। हालांकि इस बात पे तालियां जोरदार आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक मौका और दे रहा हूं। चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ा लिखा कवि हूं, एक मौका और दूंगा आपको, उस पे सबकी आ जाएंगी। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी है, वो हाथ पे मेहंदी से पति का नाम लिखती हैं। मैंने कहा कि भाभी जी ऐसा क्यों करती हैं? बोले भैया मैं चाहती हूं कि यह आदमी मेरी मुट्ठी में कैद रहे। बहुत अच्छे भाई। चिंता मत कीजिए, मैं और पढ़ा लिखा कवि हूं, मैं एक मौका और दे रहा हूं। भारत की महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि शादी से पहले जिस महिला को देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। जोरदार ताली भाई, वाह। अच्छा है आदित्य, बहुत अच्छे। लेकिन अगली टिप्पणी पे तालियां मांगूंगा नहीं, अगर रोक सके तो रोक लीजिएगा, और ना रुके तो फिर इस कोने से लेकर उस कोने तक दोनों हाथों को उठाकर बताइएगा कि अब यह कार्यक्रम शुरू होना चाहता है। क्योंकि महिलाओं पर मैं कितने भी चुटकुले सुना लूं, लेकिन सच यह है कि 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर यह कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो। वाह आदित्य, बहुत जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छे। बस सर, इतनी तालियों में मेरे बच्चे पल जाएंगे जो हुए नहीं होंगे भी कहां से। मैं रोज तो कवि सम्मेलन में रोता फिरता हूं। पेपर वर्क तक नहीं हो पा रहा है। नहीं, इस पर संशय है, खैर तुम पढ़ो। अब मैं इनसे पूछता हूं, सुमित भैया से पूछता हूं कि भैया सोचता हूं मौका मिले तो शादी कर लूं, तो ये कहते हैं कि जब मौका ही मिला है तो शादी क्यों करनी। अरे जोरदार ताली भाई, समझ रहे बहुत। फिर मैं बड़े लोगों से पूछता हूं, श्लेष भैया से पूछता हूं कि भैया शादी कर लूं, बोले मत करना, पत्नी ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पैर लगाती है। मैं आज तक ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये नुकसान है कि फायदा। फिर मैं बाकी लोगों से पूछता हूं तो बोले शादी मत करना, पत्नी घर का काम करवाती है, बर्तन तक मंजवाती है। फिर आज हमारे कवि मित्र ने बताया कि ये फालतू बात है, खाली 5 मिनट लगते हैं। पूरे घर की सफाई में प्रदीप भैया ने और जज साहब ने मन से ताली बजाई है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि आदमी कितना भी बड़ा न्यायाधीश क्यों न हो जाए, लगते उसे भी 5 मिनट ही। अच्छा। अब मैं आज पहली बार आया हूं, मैं तो वैसे डरा हुआ हूं सर। आज मैं जिस टैक्सी से आया था वो यही मोड़ पे बंद हो गई थी आपके शहर में घुसते ही। अच्छा। तो मुझे लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा, तो मैंने एक दुकान पे कहा कि टॉर्च दे दे, पेट्रोल चेक करना है। तो वो माचिस निकाल के ले आया।
मुझे लगा कि प्रयागराज में एंट्री हो चुकी है। मैंने कहा ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, होगा तो फिर मालाएं मंगवाई रखी है। अच्छा आदित्य, टंकी फुल हुई तो मणिकर्णिका घाट भी आसपास ही है। फिर हमको जिस होटल में ठहरवाया उसका नाम क्या है, मतलब होटल वैलेंटाइन। कुंवारे आदमी को होटल वैलेंटाइन में रुकवाया इन्होंने। और वो जो कमरा था, ये सुरेश भैया आज का लाइव किस्सा है, उसमें बड़ी भारी एलईडी लगी हुई है। कमरा छोटा है लेकिन एलईडी बड़ी है। तो मुझे लगा कि इसका कारण पूछना चाहिए, तो मैंने होटल वाले से पूछा कि भैया ये इतनी बड़ी एलईडी क्यों लगाई है? बोले भैया क्योंकि ये कवियों के बैग में नहीं आती है। जोरदार ताली। अरे तो मैं समझ गया कि ये होटल वाला कवियों से परिचित है। अच्छा है। और सर्वाधिक धन्यवाद तो श्लेष भैया का है, वो अक्सर बुलाते रहते हैं। मैं अभी 1 महीने पहले भी आया था, जब इन्होंने पहली बार मुझे प्रयागराज बुलाया था। तो इन्होंने फोन किया था कि इस कार्यक्रम में आना है और बजट क्या लोगे, तो मैंने ये कह दिया ऐसे दिखाते हुए अपना कि भैया क्या बजट मांगना, आप कहेंगे तो फ्री में भी आ जाऊंगा। इनने कहा ठीक है और फोन काट दिया। तब से मैं आज तक इनको फोन ही कर रहा हूं। फिर मैं जब वास्तव में यहां पे आया तो इनके घर पे गया और जाके मैंने श्लेष भैया के पैर छुए। आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपनी जेब से मुझे 5,000 निकाल के दे दिए। अच्छा, इस बात पे आप जिस हिसाब से खामोश हुए हैं, लगता तो यह है कि आप श्लेष भैया से अच्छे से परिचित हैं। एक बार जोरदार ताली दे भाई। वाह, बहुत अच्छे आदित्य। आश्चर्य मुझे भी हुआ सर कि ये श्लेष भैया ने कवि होने के बावजूद किसी को 5,000 दिए कैसे। मैंने इनसे पूछा तो इनने कहा कि ये बड़ा शहर है प्रयागराज, जब कोई छोटा आके पैर छूता है ना तो जेब में जितने भी पैसे होते हैं वो उसे निकाल के दे दिए जाते हैं। पूरी बात अभी। ये ताली बजाने की बात नहीं थी। ताली बजाने की बात यह है कि मैंने तुरंत इनकी पत्नी के भी पैर छुए। 5 और आए। फिर मैंने एक एक रिश्तेदार के पैर छुए। माइक वाले भैया की कसम, इनके घर के ड्राइवर तक को नहीं छोड़ा। 5-7 बार उसके पैर छुए। लगभग 25,000 की राशि जज साहब इकट्ठी हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब चलना चाहिए। तो मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ, इन्होंने घर के बच्चे को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, इनके पैर छूना है। जोरदार ताली भाई, महोत्सव दे भाई। वाह, बहुत अच्छे आदित्य। तालियां अब भी गलत जगह बजी हैं। अगली बात पे दोनों हाथ उठा के बजाइएगा और सब एक साथ बजाइएगा। बात ये नहीं है कि 25,000 गए, बात ये है कि पहले के जो मेरी जेब में 5,000 थे वो भी। अच्छा है भाई। तो आइए, अब आप थोड़ा सा मेरे रंग में आ चुके हैं। अब आप अगर एक बार ढंग से मुझे तालियां बजाकर आदेशित करें तो मैं काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं। इस माइक को थोड़ा सा मेरे लायक कर दे मेरे भाई, जैसा कह रहा हूं। जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। अच्छा है। इसमें क्या अच्छा है? नहीं, सपना है भैया, घर वालियां कह रहा हूं। आप शादीशुदा होने के बावजूद घर वालियों पे अच्छा कह रहे हैं। ये कहना पड़ता है सर, मैं थोड़ा बारीक बातों का कवि हूं सर। आप एक ही सोफे पे 3 जने बैठे हैं, मैं आपकी पीड़ा समझ पा रहा हूं। शायद इसीलिए आपने घरवालिया शब्द पे तुरंत उचक के हाँ किया है। मैं ये बता रहा था सर, घरवालिया कहना मुझे समझना शुरू कीजिएगा, बारीक बातों का कवि हूं। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं और आपको ये आश्चर्य होगा कि उन तीनों बच्चों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो तीनों आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग है। केवल 2 या 3 तालियां बजी हैं। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि भीड़ में वही 2-3 सत्यनारायण फंसे हुए हैं। सुनेगा कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले मिले बच्चे मिले। नहीं कोई बात, बेटियां तो सर अच्छी बात है, बेटियां मंच पे आ गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, पढ़े आप आदित्य। नहीं बिल्कुल सर, बेटियां तो होनी चाहिए। किसी ने कहा भी है कि वो आंगन वो देहरी वो दीवारों दर नहीं रहता, जिस घर में बेटियां ना हो वो घर नहीं रहता। तो बेटियां आई हैं, ये तो बड़ी बात है। 2-4 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। सुनो कि जो बात मानती हो वो
घर वालियां मिले, बहुत अच्छे। ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा, बस एक शर्त है। मैं रंग में आ जाऊंगा, बस एक शर्त है। गर एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छे। आइए आइए मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसके प्रशंसक हमारे विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी भी हैं, आदरणीय अजय कपूर जी भी हैं। सर बहुत देर से कहा जा रहा था भिटीर को लेकर ऐसे वैसे से, मेरे एक दिन पेट में दर्द हुआ गौरव सर, हमने एक डॉक्टर के पास चले गए, हमने एक डॉक्टर साहब पेट में दर्द है कोई दवाई लिख दो। अब वो भिठूर का डॉक्टर 3-4 दवाई उसने लिखी। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए, हमने एक डॉक्टर साहब जो ये 4 दवाई लिखी है 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? अब वो डॉक्टर भिठूर का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे भिठूर का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म हो को तो कल मंगा दें, एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे वाले का अगर भिठूर वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के हंगामा करना। तीसरे वाले का पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तब दवा हम मंगा देंगे। हाँ, क्या बढ़िया सुनना है आप। सर भिठूर के लोगों का कोई जोड़ नहीं, विवेक भैया इतने अद्भुत लोग हैं। आपको बता दूं अगर मिट्टी भी जा रही हो ना, लाश अगर जा रही हो तो भिठूर का आदमी अपना काम छोड़ के चल देता है। हमारे धर्मेंद्र पाल जी एक दिन मिट्टी जा रही थी तो उसके सगे लड़के को लात मार के कंधा लेने लगे। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। 3 दिन बाद धर्मेंद्र पाल के घर में नोटिस पहुंच गई कि भैया ये क्या हो गया, कि हमने तो नेक काम किया, एक आदमी को मिट्टी दे रहे थे तो पुलिस ने बताया कि बेटा तुम जिसको मिट्टी दे रहे थे वो काउंटर में मरा है। तो ये भिठूर एक बार ताली बजाइए एक बार जोरदार। हाँ सर, सही बता रहे सर, ये बहुत बहुत अद्भुत है। पीछे बैठे हुए हैं, हाँ आप अजय भैया देख रहे धर्मेंद्र भाई कहाँ चले गए, पीछे ही बैठे हुए हैं। हमारे शिवाजी भी दल बल के साथ आ गए हैं। आइए इस कवि सम्मेलन को करते हैं हंसाने के लिए एक ऐसा नाम। अरे अच्छा, ये क्या बात है। हाँ अजय भैया ने खड़े होकर देखा, मैं लग रहा है 1 आध टिकट आप उनको दिलवाई देंगे पार्षद की। क्या बात है, बहुत ही लोकप्रिय हैं। तो मैं आपको बता दूं सर बहुत अद्भुत लोग हैं। मैं एक डॉक्टर के पास फिर चला गया, हमने कहा डॉक्टर साहब फीस कितनी लेते हैं? अजय भैया एक डॉक्टर पास गए, हमने कहा फीस कितनी लेते हैं? डॉक्टर भिठूर का कहने लगा पांडे पहले दिन कोई आता है तो 300 रुपए, अगले दिन आता है तो फ्री। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अगले दिन ही आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा जो हमने पहले दिन दवाई लिखी थी बेटा उसी को कंटिन्यू रखो। भिठूर के आदमी को भाई साहब कोई नहीं हरा सकता है, बहुत सर अद्भुत है। आइए उसी हास्य के एक हंगामे को बुलाने के लिए हम लोग लाफ्टर शो में गए। जिस लाफ्टर शो में गौरव सर में होके आया वहां पर जज बन के आए थे प्रताप फौजदार। कवि सम्मेलन के 4-5 कवि ऐसे जो लाफ्टर में गए जिन्होंने बहुत नाम किया, लेकिन सर्वाधिक नाम जिन्होंने किया 62 देशों की जो यात्राएं कर चुके हैं, इस उम्र में भी जो लगातार मोस्ट डिमांडेड बने हैं, हमारे अजय भैया बहुत प्यार करते हैं। अभिजीत सिंह सांगा जी हमारे भाई जिनके फैन हैं, उनका नाम होता है प्रताप फौजदार। उन्हें मैं नहीं बुलाऊंगा, पूरा भिठूर। दोनों हाथ उठाए, जोरदार तालियां बजाए, प्रताप फौजदार को बुलाए। दरअसल अजय भैया मैं जब से आया हूं मैं यहाँ बैठा हूं और ये वहां खड़ा है और मुझे बड़े गौर से देख रहा है। ये काम मैंने इसलिए कराया है कि ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। अच्छा सरदार ही समझ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपकी इस पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मंच को प्रणाम, नेताओं को साष्टांग दंडवत करता हूँ और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूँ। है कोई डर थोड़ी रहा हूँ। अच्छा मैं तो दरअसल इनके चरण इसलिए छूता हूँ कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। आप तो चले जाओगे, हम लोग को कुटवाओगे आप। मस्ती के मूड में आ जाओ। मैं गीत बीत गाना मेरे बस का रोग नहीं है, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। भाई रुकता ही नहीं।
अच्छा, गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। अच्छा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटा जो कुछ भी है। तो हो गई यार। सरदार जी जिंदाबाद। अच्छा, इनके अलग ही वो हैं। भंवरा कली पर घूमड़ा रहा है, अरे आप तितली फूल से लिपट गई है। आपने यानी भंवरे का प्यार कली से करवाएंगे, हाँ। तितली का प्यार फूल से करवाएंगे, पर पट्टे भौरे भौरी के पास नहीं जाने देंगे। बढ़िया सरदार जी। यार अरे ले, तू ले ले। हाँ। दे, ले 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 ले। क्यों, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? हैं? तो फिर काय के लिए तू कौन बना रहा है? कभी यहाँ से आता है, कभी यहाँ से आता है, कभी। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, जैसा ही आता है। अच्छा अच्छा, सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि गोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। सर नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। अरे जिंदाबाद, सुन लिया, मजा आ रहा जिंदाबाद बिठूर, जिंदाबाद बिठूर। है। कमाल है आप पाजी, वाह। अरे पाजी सीडीओ साहिबा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एसडीएम साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। आप दोनों के चेहरे की संतुष्टि बता रही है कि ऐसा यार बिना किसी कलेश के निपट गया है। बिना किसी कलेश। अरे वाह, मस्ती के। एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ। वोट मुझे देना, प्रिय दुनिया घुमाऊंगा। अब अजय जी और अभिजीत जी, हाँ। दोनों अपने आप निपटो। अच्छा, अपने आप। एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, वोट मुझे देना, प्रिय दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी बोली, छोड़ो जी, सदा ही झूठ बोलते हो, साड़ी तो दिलाते नहीं, दुनिया घुमाऊंगा। हाँ। नेता बोला, मान जा, हाँ। नहीं तो विरोधी की पत्नी को लाके तेरी सौतन बनाऊंगा। पत्नी बोली, आज विरोधी साड़ी दे गया है और कह गया है आजा मंत्री बनाऊंगा। जिंदाबाद यार। अरे दादा सरदार जी। नहीं, मैं नेताओं से कुछ बोलूंगा नहीं। सर आजकल अच्छा, वैसे एक बात बताऊं सांगा जी, मुझे आपसे वास्तव में भगवान कसम, मैं जब भी आपसे सामना हो रहा है ना, जब से मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। क्यों? दरअसल आपकी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है। अरे सर सही कह रहा हूँ, सिर्फ मूंछों का अंतर है। अच्छा। नहीं, उसके हैं। अरे बाप। सर सर नए रंग में है पाजी। नहीं नहीं, बे आनंद लो। हाँ। बेटा तुम हाय हत्या कर रहा था, काट डालो, मार डालो। अरे वैसे ही बहुत टेंशन है, तुम और काहे के लिए टेंशन कर रहे हो यार? सही बात है वो करम, मुंड कट जाए तो रुंड लड़ता है। भैया तुम तब क्यों नहीं लड़ते जब तुम्हारे रुंड पर मुंड होता है? अरे भैया अपने
एक अंग्रेज आया। दरअसल क्या है, किसी के मन में क्या है कुछ पता है क्या? अच्छा, ये जो सीडीओ शब्द है मैम, ये पुरलिंग है। अच्छा, हम आपसे क्या कहें, हमारी समझ में नहीं आ रही है। और अब वो भी बैठे हुए हैं, सर बैठे हैं बगल में, सर बैठे हुए हैं। गौरव सर। गौरव सर जी, मेरा सैल्यूट ले लीजिए सर। हाँ। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं सर। आदमी आईएएस हो और घर में कुछ भी न पढ़ी लिखी हो तो आईएएस की कोई कदर नहीं होती, और जब बराबर का आईएएस हो तो मैं समझ सकता हूं कि स्थिति क्या मैं समझ सकता हूं सर कि स्थिति कहाँ फंसती है। किसी के मन में क्या है, किसी को पता है क्या? आजा भैया, हाँ। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, अच्छा, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। क्या बात है। रुको सर रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। अच्छा, हो गया, हो गया, काम हो गया। ये पाजी हमारे यार, ये देश है सर, देश विचित्र है। अब देख लो ना, जिस पर ज्यादा होता है वो भारी भरकम होता है, जिस पर कम होता है वो ज्यादा हल्का होता है। अब चीन है, चीन के पास एक बाउंड्री वाल है, वो दुनिया में चाइना बाल, चाइना बाल, चाइना। हमको कभी कुछ कहते हुए देखा है क्या? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसीवाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। सवाल का जवाब दे। सर किसी को क्या पता है? एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? हाँ, कहता सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा, दरअसल क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी शुद्ध। देखिए दोस्तों, मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। क्या कहने सर। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। थोड़ा सा तो मस्ती रह रहे। एसडीएम साहब। विवेक भैया सुनो आप। सर मैं झूठी यारियों से डरता हूँ, आपके सेंटर से लागू हुआ जा रहा हूँ। मैं झूठी यारियों से डरता हूँ, पेड़ हूँ आरियों से डरता हूँ। वाह, आप तो एसडीएम है साहब, मैं तो पटवारियों से डरता हूँ। अच्छा, एसडीएम साहब मैं तो पटवारियों से, वो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है। ये अंग्रेज छूट गया यार मेरे पास हाथ से। हाँ ले आइए इसको। अंग्रेज बोला अजय भैया कि वो हिंदुस्तान घूमेंगे। अच्छा, हाँ, गाइड ने कहा घुमा देंगे, तो बोले चलो। तो पंजाब से जाना था और पहुंचना था दक्षिण तक। तो बोले भाई ऐसा है 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? कि एक भैया, ओ भैया 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 तेरे हाथ जोड़ूंगा। अरे भैया, हाँ, मेरे काउंटर में रख के अपना सामान क्यों बेच रहा है भाई? हाँ, मेरे अपनी दुकान जमा लेंगे यार। तो क्या है, उन्होंने कही कि चलो। तो बोले भाई देखो पंजाब से चलेंगे दक्षिण तक जाएंगे, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? हाँ। बोले एक तो सरदार से, पंजाब में जाएंगे, वहां से आ जाएंगे हरियाणा में, तो एक जाट से। बोले हाँ, और कपूर कहीं मिल जाए तो पूरे देश में सावधान रहना। बोले ठीक है। हाँ।
चले गए, पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार मस्ती के मूड में आ जाएगा। मैं कोई बुद्धिमानी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो अपने पास चीज नहीं हो उसमें प्रयास नहीं करना चाहिए। सामने से सरदार जी आ रहे थे तो गाइड अंग्रेज से बोला, पूछ 12 बज गए क्या? अच्छा, 12 बज गए। अंग्रेज अब बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना, आ गया साला अंग्रेज बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, ढाल ढाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा के साले अब बजे ही 12। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। अच्छा, तो आगे हरियाणा में सामने से एक चौधरी चला रहा जाट, तो उन्हें कही कि मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ फूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें एक धोबी पाट इधर से एक इधर से, अंग्रेज की इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले ये और ज्यादा खतरनाक था। तो उसने कहा देखो तालियां उठाना पीछे तक, पहली बार तालियों के लिए कह रहा हूं। क्या बात है सर? हाँ, उसने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं कपूर को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? अरे माजी, दूसरी जवाब दे। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर महिला को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। राघवेंद्र भैया 1000 तरीके अपना लो, आप महिला को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है। भाभी जी आप भी हंस रही, आप भी हंस रही, पीछे भी। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। हमारे बीच में अभी तक मैंने आपको बताया कि देश की सबसे, आइए सर, हाँ ब्रिगेडियर सर, केवल हमारे 2 कवि शेष हैं। हास्य का सबसे बड़ा कवि हमारे बीच में शंभू शिखर जी हैं, और गीतों के सबसे बड़े कवि आदरणीय विष्णु सक्सेना जी हम लोगों के बीच में हैं। मैंने एक सुंदर कवित्री अभी बुलाई थी सोनल जैन को। सर मैंने एक सुंदर कवित्री को बुलाया था, अब मैं देश के सबसे सुंदर कवि को बुलाना जा रहा हूं। और इस मंच पर सबसे सुंदर कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं, शंभू शिखर जी को आप देख के समझ सकते हैं। ये हमारे साथ 5 स्टार होटल में सर एक कवि सम्मेलन में गए, जब उसमें नहाने उतरे तो वहां के नहाने वाले भाग गए। तो हमने क्या हुआ, कहने लगा कुछ नहीं, आदमी कलर छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे दिग्गज कवि जो बहुत व्यस्त रहते हैं, और जिस कवि सम्मेलन के आप सबसे बड़े प्रशंसक अंदाजे बयां, कल शंभू शिखर जी वहीं जा रहे हैं। इसलिए भी एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई शंभू शिखर जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। कर देना मेरा, पहले सुन लो, लगे कि सम्मान करने लायक है तो। हाँ, अरे अभी आप लोगों को बहुत प्रणाम करता हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और हेमंत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने अच्छे प्रोग्राम में हेमंत जी ने मुझे बुलाया। और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि आपने बुलाए हैं आज यहाँ पर। देखिए आप सर, आदरणीय शबीना जी कल कतर से आई, मैं कल यहाँ से दुबई जा रहा हूँ। कितने बड़े बड़े कवि आप लोगों ने बुलाए हैं। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ भैया, मैं पहली बार कानपुर नहीं आया हूँ सर। ये बहुत अच्छा है। आजादी से 2 साल पहले 2012 में तालियां हाथ उठा के होनी चाहिए। पहली बार कानपुर आया था आजादी के। सच बता रहा हूं मैं आपको। आज जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर आया, 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मैं समझ गया कानपुर में सही जगह आया हूं। आधे घंटे से गाली गलौज, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। तुमको कहा था ना सामने से फोटो लेने आ गया। ये भी मुझे बिहारी समझ रहा। मैं मूल रूप से बिहार का हूँ सर। अच्छा। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है। राघवेंद्र जी, मैं अभी आरबीआई के प्रोग्राम में, जो आने में टाइम लगा, आरबीआई के प्रोग्राम में था लखनऊ में। क्योंकि आरबीआई का प्रोग्राम था तो उन्होंने मुझे नोट दिए।
फिर उसके बाद 3 दिन पहले मैं टाइटन के प्रोग्राम में था, तो उन्होंने मुझे घड़ी दी। आप मतलब सबसे प्राचीन काशी ज्वेलर्स सबसे बढ़िया में अगर आप समझ जाए तो बहुत अच्छा है। आप मेरा वीडियो बना रहे, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। 4 लाइन सुनाता हूँ। नहीं, एक तो महिलाएं हंस रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल है भैया। भाभी जी आप भी हंस रही, आप भी हंस रही, पीछे भी। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। पीछे भाई साहब ने ताली बजा दी। तो मैं समझ सकता हूं सर आपकी पीड़ा। नहीं, कई इधर तो मुझे घूर घूर के देख रही हैं। हाँ। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। ये बता रहे थे सबसे खूबसूरत कवि। मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत कवि हूँ, सबसे खूबसूरत आदमी हूँ, क्योंकि जो आपको हंसाता हो उससे ज्यादा खूबसूरत और है शंभू भाई, जिंदाबाद यार, वाह। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप लोग क्या शानदार सुन रहे हैं। मैं सर इतनी बढ़िया आप लोगों ने व्यवस्था कर दी, 5 स्टार जैसी जगह पे रुकवा दिया। हमें आदत ही नहीं है। अच्छा, आपने रुकवा दिया। मैंने हेमंत भाई से कहा यार ऐसी जगह रुकवा दिया है, यहाँ की चाय भी 4 बार पियो तो हजम नहीं होती है। बाहर जाकर के चाय पीने लगा। अच्छा, मैं चाय पी रहा था तभी एक कुत्ता आया। हाँ। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा यार मैं तो चाय पी रहा हूँ, ये कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, उसमें से 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस अपनी जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका और लपकते अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया। मैं देखे राजनीति पर कोई बात नहीं करता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा। मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा। सगी पत्नी? अरे सगी से पूछनी पड़ती है। अच्छा। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता, भूत पिशाच निकट नहीं आता। सर समय की अपनी सीमा, 3 कुल मुक्तक सुनाऊंगा। एक चीज यहाँ पे क्लब के लोगों, इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हो, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो, सर क्या कमाल किया इसरो ने, एक बार इसरो के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है यार। ये तालियां इसरो के लिए मैंने सर इसलिए बजवाई क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, इसरो में बैठोगे, तुम इसरो में बैठोगे। तो मेरा उस दिन से इसरो का नाता है। एक चीज आपको और बताता हूँ, आप लोग जितने अच्छा सुन रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट है ना ब्रिगेडियर सर, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। क्या बढ़िया आप लोग भैया। सच में महिला को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। राघवेंद्र भैया 1000 तरीके अपना लो, आप महिला को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है। 4 लाइन सुनाता हूं, आप लोग इन 4 लाइनों को सुनिए। अभी ट्रंप जो लगातार टैरिफ बढ़ा रहे थे, अब घटाने पे आ बोले भारत भी आना चाहता हूं। मैंने जो ट्रंप को सलाह दी, बिल्कुल नई 4 लाइनें पढ़ता हूं, आप सवीना दीदी सुनिएगा। क्या बात है। सब मेरी सबसे पसंदीदा कवित्री, जब मैंने कविता लिखना भी नहीं शुरू किया था तब से जिनको मैं सुनता आ रहा हूं, शबीना अदीब जी हैं। और मतलब बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इतनी समृद्ध टीम, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, इतने अच्छे लोग, राजेश अग्रवाल जी, सारे लोग बड़े बड़े लोग आपने बुलाए, सब अच्छे कवि हैं। मैं बहुत अच्छा कवि।
हाँ, मैं तो जानता हूँ ना सर अपने आप को। दुनिया के किसी भी मंच पर चला जाऊं सर, मैं हमेशा हर मंच पर धोती कुर्ता पहन करके ही जाता हूँ। अमेरिका गया, वहां पर भी मैं धोती पहनकर, दुबई गया, पिछली बार तो दीदी साथ में थी, वहां पर भी धोती पहनकर, हर जगह दुनिया में मैं 32 देशों में जाकर के काव्य पाठ कर चुका हूँ। मैं धोती कुर्ता पहनकर मंच पर इसलिए जाता हूँ, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश का कोई गाँव हो, मेरे बिहार का कोई गाँव हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई गाँव हो। हमारे भारत के गाँव में ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है तो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। वाह भैया, क्या बढ़िया। हमारे परिधान खत्म होते जा रहे हैं। मैं हर जगह, मैं अमेरिका गया, वहां भी धोती पहनकर घूम रहा था। एक न्यूयॉर्क में धोती पहनकर घूम रहा था सर, मैं टाइम स्क्वायर टावर पर मैं धोती पहनकर घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे थे। मैं तो धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेजी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस, मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती, मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज को समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन। बोला दिस इज माय नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माय बैक टाई। अपना मामला अद्भुत है साहब। 4 लाइनें सुनाता हूं मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी, और उसके बाद बस एक मुक्तक। और एक चीज आप लोग को बताता हूं, दुनिया में अमीरी वो नहीं है जो आपको पैसों के रूप में दिखती है, जो आपको गाड़ियों के रूप में दिखती है, जो आपको नौकर चाकर के रूप में दिखते नहीं। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही व्यक्ति है जिसके पास हंसने के लिए समय है, मुस्कुराने की वजह। अगर आपके चेहरे पर हंसी है तो आपसे ज्यादा अमीर दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। 4 लाइनें सुनाता हूँ मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी। वाह 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 वाह। अभी शबीना जी मुझसे पहले गा रही थी, वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता। सुनिए मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। अंतिम 4 लाइनें आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, इसके बाद हमें आदरणीय विष्णु सक्सेना जी को सुनना है। अंतिम 4 लाइनें सुनिए और आप लोग मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा। अंतिम 4 लाइनें कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में आभार। धन्यवाद, जय हिंद। नई वाली जो तूने 10 साल पहले लिखी थी, तूने तो आखिरी कविता वही लिखी है बेटा। कविता क्या है, बस जिस तरीके से ऋषि कपूर को उस टाइम पे लोगों ने जवाब दे दिया था, बस ऐसे ही मेरे 3 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। ऋषि कपूर पूछता नहीं ऑडियंस से, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? देखो इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा दद्दू तो फिर कविता नहीं हो पाएगी। सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं, जो पत्नी के संग बैठे उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो नहीं बैठे कम से कम वो तो बोले इस पे। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। क्या तुम उसके भाइयों से पिटे? मैं पिटा। अब उसी पिटने को कविता के माध्यम से बतला रहा हूं। बस इसमें 3-4 चीजें आएंगी। पहला धड़कन फिल्म का डायलॉग आएगा सुनील शेट्टी का, दूसरा सन्नी देओल का डायलॉग आएगा घातक फिल्म का, एक दृश्य आएगा बाहुबली 2 में। एक दृश्य है जब देवसेना एक तीर छोड़ रही होती है, पीछे से प्रभास आके 3-3 तीर छोड़ता है और एक डायलॉग बोलता है कि राजकुमारी नादवे मणि बंदम बहिर्मुखम तेजा, वो भी आएगा। बस यहां से सुन लीजिएगा कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था, मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। बहुत अच्छी कविता है, बहुत ही अच्छी। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था, उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी। बताता चलूं
चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते मुझसे बोले, बेटे तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन में हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। घर पहुंचते ही मैंने बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। मैंने बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। बहुत अच्छी कविता सुन रहे हैं आप। ये देखिए पहला कवि है, भूमिका में खर्च ना हो जाए। एक बार भरपूर तालियां दे दीजिए, उसे लगना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, उनका स्वागत है। आइए सर। बोले, बता नेहा के लिए कैसा। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल हूं, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी दुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं, ताली मत बजाइए। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन में बोल रहा था। बहुत अच्छे। शर्मा जी आइए। रामगोपाल जी। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी। रही सही कसर, वो जो नेहा को देखना है तो उसने मुझसे निकाल ली जी। मुझसे बोला, आप नेहा के बड़े भाई हूं। मैं बोला मैंने नेहा के पापा से बोला, बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटे नेहा ने तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मेरे गुमसुम। मैंने बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं, मेरी बाहों में क्या पोलियो हो गए थे जो उसकी बाहें थाम रही हो। बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा हे भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरी दिल की राजनीति का केजरीवाल हूं, नहीं मिली तो रायता फैला के जाऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता है जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था। तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, क्या एक भी पैसा लौटाया था? तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था कोविड के टाइम पे, उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, बहुत अच्छे। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी बहुत अच्छे। मैं शंभू भाई आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे। शंभू भाई मैं बताना चाहता हूँ पेडिक्योर क्या होती है। ये जब आप अपने शंभू घर को के ही क्यों बाथरूम बताना में- है? ये जो आप सुबह सुबह अपने घर के बाथरूम में टूटी खोल के और टूटी पकड़ के अपनी एड़ियों को यूं यूं करते हो ना, ये महिलाएं उसके भी 3,000 रुपए देके आती है। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। मैंने बोला, खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई धंधे में, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। बहुत अच्छे। जितने खर्चे किए हैं वो सारे के सारे लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब मेरे साथ जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी, सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलेगा। मैंने बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाइए मैं। बस यही गलती होगी मेरी चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसका पिता बोला, मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? नीरज जी खरीद रहे थे आपके भाई को, पर जिसने घातक फिल्म देखी होगी, मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलेगा। बोले, मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला, मजदूर का हाथे कातिया लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है, साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे। कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे, भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम महिरमकम तेजा, और उनसे पिटा के जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पे बिठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मन ही मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, क्या बात है बच्चे। जाने तुझे देंगे नहीं। फिर ये हुआ
वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। फिर ये हुआ वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब, उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने नेहा का हाथ मेरे हाथ में थमाया। मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले, सर कमाल है ये ना, मिट भी जाए राजेश भैया स्वागत। प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, वो जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 8 साल की नुपुर नाम की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 8 साल मैं सब बात अगर सिर्फ कहने की हो, हमसे गलती हुई साहब। वो गलती क्या कि हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, किसी बेटी का बलात्कार नहीं होगा, किसी बेटी को दहेज के लिए रुलाया नहीं जाएगा, हर बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी और इस देश का नाम रोशन करेगी। मैं जाने से पहले बस एक दृष्टिकोण अगर आप अपने जीवन में बदल लेंगे, आपके घर के बच्चे, आने वाली नस्लें अगर इस दृष्टिकोण को बदल लेंगी, तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इस देश में फिर से नारी का सम्मान होगा। वो 4 पंक्तियां क्या है वो आपके बीच में रखता हूं कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम, अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत। धन्यवाद। और आइए मैं सीधे सीधे क्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक विशेष नाम मैं लेना चाहता हूं बीच में। ये समूचा कार्यक्रम कल पूरी दुनिया देखेगी। विस्वाण न्यूज चैनल देश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल है, करोड़ों की संख्या में जिसके व्यूज होते हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। उस चैनल के प्रबंधक आदरणीय पवन आनंद जी खुद आज इस पूरे कार्यक्रम को शूट कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और अब आप लोग देख रहे हैं, रखा नर कंकाल है इन कवियों के बीच, बहुत बड़ा विद्वान है उच्च कोटि का नीच, अस्थि मात्रावशेषम मांसम चालापता आया तुमाइकम समक्षे, हे नरकंकाल देवता नरकंकाल माइक पे आओ, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाओ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा है, सभी कवियों को हिंदी भाषा में बुलाया है, नरकंकाल को संस्कृत। और जानते हो कि श्लोक के माध्यम से देवताओं का ही आवाहन किया जाता है, लेकिन आज राक्षस का आवाहन देववाणी के माध्यम से किया गया। पूज्य चरण संत शिरोमणि को प्रणाम करता हूँ। कमाल है भाई। शशि श्रेया के बाद हमको ऐसे लगा दिया जैसे सुंदर कांड के बाद लंका कांड। नहीं, ऐसा भी कहा जा सकता है कि लक्ष्मी जी के बाद शनिचर आ गए। नहीं बेटा, ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा किया गया है। बीनू दादा हो, कालू खेड़ा के कामदेव को प्रणाम करता हूँ। सतीश सिंह जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के कामधेनु है। नहीं, कामधेनु का मतलब हमको काम बैल तो कह नहीं सकते। बहुत अच्छे तरीके से प्यार श्रृंगार आप लोग सुन रहे थे। शशि जी ने कहा कि नरकंकाल की हालत खराब हो गई। हालत तो वास्तव में खराब हो गई, लेकिन तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। हम तुम्हारे सेकंड हैंड पापा हैं, बाप से पंगा मत लो बिटिया। ये सब जगह सेकंड हैंड ही है। 4 पंक्तियां घर में अपनी श्रीमती जी के सेकंड हैंड पति भी है। अब ये तुमको कैसे मालूम? अरे मालूम है, पड़ोस का मामला हम सब जानते। 4 पंक्तियां प्यार के नाम पे पढ़ रहा हूँ। वैसे बहुत बाद में नंबर आया जब बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। शशि प्यार मोहब्बत पढ़ रही थी जी।
अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, जी इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूं जी जी, अभी कहा कि ओठों को गुलाब करके देखो, गजब। ओठों को गुलाब करके देखो, आंखों को शराब करके देखो, और ताजमहल में भी, खंडहर में भी आएगा ताजमहल का मजा, जरा सी नीयत खराब करके देखो। लठ महाराज, तुम लठ हो तो हम बांस हैं, तुम रस्सी हो तो हम नाग फांस हैं, हमारे बिना कैसे जिंदा रहोगे? तुम फेफड़ा हो तो हम सांस हैं। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, क्या बात है, वाह। चढ़ाओ चढ़ाओ। इतनी मालाएं न लाओ, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा। हर बहादुर हर्ष 3 कवियत्रियों के साथ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे 3 भौजाइयों के साथ नंद बैठी। बहुत खतरनाक। अच्छा देखिए, प्यार मोहब्बत, क्षमा करेंगे, यहाँ बहुत 9 जनपद के बहुत सुधी श्रोता हैं। मेरी भी हिम्मत, मोहब्बत में देखो गजब। मैंने भी हिम्मत जुटाई, वरना मोहब्बत की तौहीन थी, और मैं उसकी कब्र में आलू बो के आ गया, क्योंकि वो चाट की शौकीन थी। क्या ट्रक से नोट किया है? क्यों दादा? प्रयागराज के हाथ के दैत्यराज को प्रणाम है। अब उधर वो उदयराज जी चले गए। एक न एक राज होना चाहिए, लेकिन आज अध्यक्ष हैं, मैं बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर ढंग से आप लोग सुन रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही, लेकिन ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें न करो। बाबा की सरकार है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात हम बता रहे हैं। पता नहीं कब ताल को नैनीताल बना दे। तुम्हारे गोरे गोरे गाल बना दे। ऐसी बात से हरि बहादुर हर्ष डर रहे हैं। पता नहीं बाबा जी कब इनके बाल बना दें। कविता हो गई, अब खाली साहित्यिक लुफड़ई होगी। सुन, जिसको सुनना है सुनो, नहीं जाओ। वाह, अरे कमाल। एक माला, किसी को अतुल भाई माला वाला नहीं पहनाते। देखो, माला वाला नहीं, बैजंती माला व्यवस्था करो। ये असंभव अलंकार है। हम कर तो देंगे, मगर पैसे डाउन हो जाए बाद में फायदा का भैया। अतुल वाजपेयी, मेरी बात सुनो। हाँ, तुम्हारी इतनी कविताएं हम सुन रहे हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आई। अब कहो हिंदी शब्दकोश लेके बैठे, इतने कठिन शब्दों को प्रयोग करते हो गुरु। खुद समझे या खुदा समझे? क्या मतलब इतना ज्यादा? इधर की हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, ये बता रहे हैं लड़के पागल होते हैं। अरे ये प्यार की पतंगे उड़ाते हैं। पतंग कब उड़ाते? पेच ज्यादा लड़ाते। अगर शादीशुदा लोगों को ढील मिल जाए तो वो भी पतंगे उड़ाएंगे, ऐसा नहीं। क्यों भाई अनिल शुक्ला जी, बहुत मेहनत किया है तुमने कार्यक्रम को सजाने में। हम बड़े बाबा से एक ही चीज तुम्हारे लिए मांगते हैं कि भूखे बैल को भूसा मिल जाए। भूखे बैल को भूसा मिल जाए, काल नेमी को हनुमान जी का भूसा मिल जाए। ओहे बड़े बाबा, कृपा कर दो, हमारे अनिरुद्ध को कोई ऊसा मिल जाए। अगर मजा ना आया तो कहाँ जा रहे बेटा तुम? ऊसा ढूंढे, जा रहे हैं ऊसा ढूंढे। आप जाओ, बड़े बड़े चले गए, लौट आओगे ना? नहीं, हमारे फूफा गए थे 20 साल पहले कि बेटा आ रहे हैं, आज तक नहीं आए। कहाँ खींच रहे हो गुरु? यार सबसे सुंदर हम भी, ऐसा ना समझो। क्या मतलब है? जहाँ सुंदरता ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं। ब्यूटी पार्लर क्या मतलब? तो औरतें कुछ दिन में पुट्टी करवाएंगी। ये राक्षसी संस्कृति
कभी सीता जी को आपने मेकअप करते देखा? लेकिन जब सुपर रखा राम के पास गई तो ब्यूटी पार्लर होके आई। क्या मतलब सुंदरता, ब्यूटी जो है, अब आप लोग क्या समझोगे? लेकिन मैं पढ़ता हूँ चलिए प्यार आज बहुत खुल के हंस रहा है अखिलेश दादा। गुरु, अगर हम नरकंकाल हैं तो तुम भी किन्नर कंकाल से कम नहीं हो। विश्वान चैनल वाले बहुत मेहनत करके मथुरा से आए, एक बार इनके लिए भी तालियां हो जाए। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। हमारे पवन भाई ऐसे लग रहे जैसे मथुरा के मुचकुंद हो। चलिए मैं शुरू करता हूँ, प्यार से शुरू करता हूँ, फिर बाद में हम अब पता नहीं कहाँ निकल जाएं। क्यों पता नहीं चलेगा। अरे अतुल भाई क्या बात है, वाह, आ गया। आसरानी की आत्मा घुसी है आप में, बधाई हो, स्वागत। अब तुम भी कंगना रनौत के बगल से हट जाओ बेटा। हाँ, बता रहे हैं, गुलशन ग्रोवर न बनो। जियो। सोनी मिश्रा देखो, शर्मिला टैगोर लग रही। ये क्या मतलब यार, कब सम्मेलन हो रहा। देखिए हम एक चीज बहुत बहुत मैं सलीके से बात करना चाहता हूँ। पूचरण आपको प्रणाम करता हूँ। शर्मिला, हमारा भारत देश वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है। एक टिप्पणी करता हूँ कि सुपर्णखा ताड़का में लाख बुराइयां थी, हाँ। लेकिन कभी उन्होंने फटी जीन्स नहीं पहनी। ठीक बात है, एकदम गंभीर बात है भैया, गंभीर बात है। हमारे सभी समस्त कवियों ने भगवान श्री राम के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है, करना भी चाहिए। भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र की ऑक्सीजन है, उनका नाम लेते ही हृदय में आस्था का समुद्र हिलोरे मारने लगता है। लेकिन नीरज भाई, तो हमारे पढ़ाई शिष्य हो, आज हमको पढ़ा रहे हैं। आज पता लगा कि आपने हमको बेटा डरो नहीं, हम द्रोणाचार्य नहीं, केलव की तरह तुम्हारा अंगूठा काटेंगे। तुम्हारे पास काटने लायक कुछ है ही नहीं। नहीं, ये काटते हैं, ये अक्सर हमारा काटते हैं। कोई इनको संयोजन मिल जाता है कभी सम्मेलन में तो हमारा नाम काटते हैं। नाम नहीं काटते। अरे यार, हमको किसी के नाम कटाने से क्या मिलेगा भाई? भैया कुछ कह रहे हो क्या? चलिए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। आदरणीय मधु जी जो नई कविता लिखी वही नई कविता पढ़ के जाऊंगा। मैं हमेशा अपने को, चूंकि विश्वान चैनल वाले कई न्यूज चैनल यहाँ चैनल वाले बैठे, इतने हमारे मोहल्ले में नल नहीं जितने यहाँ चैनल।